क्या दुनिया की सबसे ताकतवर सेना और राष्ट्रपति ट्रंप को कंट्रोल नेतन्याहू कर रहे हैं? युद्ध विराम के बाद का दिन लेबनान में पूरे युद्ध का सबसे खूनी दिन बताया जा रहा है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका उससे भीख मांग रहा था कि इस्राइल बातचीत को होने देता है या फिर किसी की हत्या हो जाएगी। हो सकता है बातचीत और युद्ध विराम से नेतन्याहू झुंझला गए हों और उन्होंने लेबनान पर घमासान हमला कर दिया। नेतन्याहू अचानक से सीन में आ गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के बाद फिर से नेतन्याहू को लेकर सारे सवाल सेंटर में आ गए हैं कि क्या नेतन्याहू ने ट्रंप को अपने कंट्रोल में ले लिया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका ने जेडी वांस के नेतृत्व में अपनी टीम इस्लामाबाद के लिए रवाना कर दी है। इस टीम में जेडी वांस के अलावा पश्चिम एशिया में ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद कुशनर हैं। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत ने कहा है कि 9 अप्रैल की शाम तक इस्लामाबाद में बातचीत के लिए ईरान के प्रतिनिधि पहुंच जाएंगे। भारत में ईरान के दूतावास ने यह वीडियो जारी किया है। कहा है कि सीज फायर की घोषणा की अगली सुबह तेहरान के कॉफी शॉप में लोग जमा हो रहे हैं, यानी वहां जीवन सामान्य हो रहा है कि ईरान भले इस्राइल के हमले के बाद सीज फायर तोड़ने की धमकी दे रहा है, मगर वह भी बातचीत से उम्मीद करने लगा है। 11 अप्रैल को होने वाली बातचीत पर जिसकी भी नजर इस्लामाबाद पर होगी, उसकी नजर इस्राइल पर भी रहेगी कि इस्राइल बातचीत को होने देता है या फिर किसी की हत्या हो जाएगी। नेतन्याहू के कारण आशंका जताई जा रही थी कि ट्रंप कहीं पीछे ना हट जाएं, मगर उन्होंने अपनी टीम इस्लामाबाद के लिए रवाना कर दिया। इससे पहले ट्रंप ने जरूर कहा कि अमेरिका की सेना जहां है वहीं बनी रहेगी जब तक समझौता पूरा नहीं हो जाता। अमेरिका इज बैक। इन बयानों को बातचीत के पहले दावेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए ताकि अमेरिका भी ईरान के आगे कमजोर ना दिखे। ईरान कह रहा है कि अमेरिका उससे भीख मांग रहा था। 8 अप्रैल को ईरान की तरफ से जो प्रोपेगेंडा किया गया उसमें अमेरिका का खूब मजाक उड़ा। लगता है उसी के काउंटर में व्हाइट हाउस ने बयान दिया है कि राष्ट्रपति कभी भी ईरान की उन शर्तों को स्वीकार नहीं करेंगे। बातचीत की शर्तों को लेकर लेबनान पर अमेरिका और ईरान की अलग अलग राय सामने आई है। नेतन्याहू और जेडी वांस कहते हैं कि लेबनान कभी भी बातचीत का हिस्सा नहीं था, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि लेबनान में भी सीज फायर लागू है। हो सकता है बातचीत और युद्ध विराम से नेतन्याहू झुंझला गए हों और उन्होंने लेबनान पर घमासान हमला कर दिया। एक दिन के हमले में वहां 1100 से अधिक लोग घायल हुए हैं, 250 से अधिक लोग मारे गए हैं। भयंकर तबाही हुई है। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने शोक की घोषणा की है कि बेरूत की सड़कों पर आम लोगों के जले हुए शव दिखाई दे रहे हैं। युद्ध विराम के बाद का दिन लेबनान में पूरे युद्ध का सबसे खूनी दिन बताया जा रहा है। अकेले बेरूत पर 5 बार अलग अलग स्ट्राइक्स में कई हमले हुए हैं। इस्राइल के सेना ने कहा कि इस युद्ध में यह उसका सबसे बड़ा हमला था। जेडी वांस ने कहा कि जब तक ईरान और अमेरिका में बातचीत हो रही है तब तक इस्राइल ने लेबनान में हमला कम करने की बात कही है। ब्रिटेन ने भी कहा है लेबनान को सीज फायर में शामिल होना चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों लेबनान पर इस्राइल के हमले को रोकने की अपील कर रहे हैं। आप देखेंगे नेतन्याहू पर इन बातों का कोई असर नहीं। उन्हें भरोसा है कि अमेरिका उनके प्लान को लागू करेगा और यही सवाल है कि नेतन्याहू का भरोसा किस आधार पर है। इस्राइल जताना चाह रहा है कि ट्रंप नेतन्याहू की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं ले सकते। लेबनान पर हमले को इस्राइल की तरफ से अघोषित शर्त के रूप में देखा जा रहा है। क्या दुनिया की सबसे ताकतवर सेना और राष्ट्रपति ट्रंप को कंट्रोल नेतन्याहू कर रहे हैं? ईरान को लेकर इस्राइल का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि युद्ध रुक जाए। ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, परमाणु मिसाइल कार्यक्रम को खत्म नहीं किया जा सका। अमेरिका से बातचीत ईरान को मान्यता दे रही है। अगर युद्ध विराम की शर्तों को मान लिया गया
तो उनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो ईरान को पहले से ज़्यादा मजबूत कर देंगी। अमेरिका को भी कई मोर्चे पर नुकसान हुआ है। पूरी दुनिया में उसकी साख को धक्का पहुंचा। अमेरिका तो बाहर निकल जाएगा, मगर इलाके में रहना नेतन्याहू को है। अब अगर समझौते में ईरान का पक्ष भी बराबरी पर भी नजर आया, ईरान अपमानित स्थिति में नजर नहीं आया, तो नेतन्याहू इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सीज फायर की घोषणा के बाद ट्रंप के पूर्व काउंटर टेररिज्म डायरेक्टर जो केंट ने कहा कि सीज फायर सफल होने के लिए जरूरी है कि नेतन्याहू को कंट्रोल में रखा जाए। नेतन्याहू चाहते थे कि ईरान को इस बार रौंद दिया जाए, मगर उल्टा हो रहा है। अगर युद्ध रुक गया तो 76 साल के नेतन्याहू को अपना प्लान लंबे समय के लिए रोकना पड़ जाएगा, जिसके लिए वे 40 साल से सपना देख रहे हैं। इसलिए सबकी नजर नेतन्याहू पर होनी चाहिए कि वे बातचीत को नाकाम करने के लिए क्या कुछ करते हैं। जो केंट की एक और बात मीडिया में चल रही है, ट्रंप नेटो से निकलने की धमकी दे रहे हैं। फिर से ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप को इशारा करने लगे हैं। उनके इस बयान पर जो केंट ने कहा है कि ट्रंप अमेरिका को नेटो से इसलिए अलग करना चाहते हैं क्योंकि जब सीरिया में इसराइल और तुर्की के बीच जंग हो गई, तब अमेरिका नेटो के साथ खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि तुर्की नेटो का हिस्सा है। इसलिए अमेरिका इसराइल के साथ रहेगा। तब आप सोचिए कि क्या अमेरिका इसराइल के चंगुल में फंसा देश नहीं लग रहा। सीज फायर को लेकर आश्वस्त होना चाहिए, मगर ट्रंप और नेतन्याहू दोनों का रिकॉर्ड आशंकित कर देता है। इसलिए अगर ईरान होर्मुज को फिर से बंद कर अपनी शर्तों पर सीज फायर के लिए मजबूर कर रहा है, तो इसराइल भी लेबनान पर इसी मकसद से अटैक कर रहा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कह रहे हैं, अगर ईरान लेबनान को लेकर बातचीत से पीछे हटता है तो यह उसकी बेवकूफ़ी होगी। क्या वांस इसराइल को समझा सकते हैं वह लेबनान पर हमला ना करे? हिजबुल्लाह को खत्म करने के नाम पर नेतन्याहू वही दोहरा रहे हैं जो गजा में कर चुके हैं। 2.5 साल तक बम बरसाने के बाद भी नेतन्याहू हमास को खत्म नहीं कर पाए, उससे बातचीत करनी पड़ी। हिजबुल्लाह हमास से कई गुना बड़ा संगठन है। इन सब बयानों और हमले के कारण तेल के दाम फिर से बढ़ने लगे। युद्ध विराम की घोषणा के बाद $90 प्रति बैरल हो गया कच्चे तेल का भाव। आज $96 प्रति बैरल से अधिक हो गया। भारत का बाजार 8 अप्रैल को उछलने लगा, 9 अप्रैल को फिसलने लगा। सबकी नजर इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत पर रहेगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ट्वीट को लेकर भी बवाल हो रहा है कि उन्होंने किसी का भेजा हुआ ड्राफ्ट पोस्ट कर दिया और यह अमेरिका से आया होगा। इससे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि बातचीत कहीं दिखावा तो नहीं। मगर इस बात को आप ओझल नहीं कर सकते कि आगे किसी भी बातचीत से इनकार करने वाले ईरान ने एक और बार बातचीत पर भरोसा किया है। ईरान ने अमेरिका और दुनिया को एक और मौका दिया है। दोनों ही देशों के लिए अच्छा होगा कि बीच का रास्ता निकल आए और लंबे समय के लिए युद्ध रुक जाए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।